तो आपका रहता ही है ना कुछ कैसा क्वेश्चन पेपर सेट होगा, क्या कुछ होगा। तो उस हिसाब से कोई ऐसी चीजें आपको देता है कि जिससे आप बेहतर तैयार हो पाए। तो अगर आप उसको नहीं करते हो तो वो दिक्कत की बात है। और दूसरी बात ये कि अगर आप करते हो और या मतलब आपने उन क्वेश्चंस को देखा एंड यू आर फीलिंग इट इज ओके यार, ये तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हो सकता है आपके करने के तरीके या मेथड में या आपके करने में कोई एक ऐसी गलती है जो आपके नंबर को कहीं कम करा सकती है। तो वो तो बेहतर वही बता पाएगा ना रेस्पेक्टिव टीचर की, नहीं आपने जो ये लिखा है इसमें अगर ऐसी चीज हो जाती देन यू आर मोर सफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण से आपको असाइनमेंट्स पर रिस्पॉन्स करना ही चाहिए। ये तो मेरा व्यू है, वो मैंने बोल दिया आपको। बाकी करेंगे तो वही जो आपको बेहतर लगेगा। मेरे हिसाब से ये एक बेहतर चीज है कि अगर हम कुछ सीख ही रहे हैं तो पूरे अच्छे से सीख ले, क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं हम कि जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा या मैं भी दूंगा तो आप ये मान के चलिएगा दैट इज फॉर योर हेल्प। अगर आप उसको करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस में, कहीं ना कहीं आपकी स्कोरिंग में हेल्प करेगा ही करेगा। लॉ को पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो आई अंडरलाइन करेगा ही करेगा। अब आप छोड़ दो उसको, दैट इज अप टू यू। अब जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक डिस्कस हो गया है। एजुकेशन फैसिलिटी तक हम लोग के परक्विजिट डिस्कस हो चुके हैं। अब कुछ परक्विजिट्स में हम लोग को आगे बढ़ना है। और वो परक्विजिट में अगला इंटरेस्ट फ्री लोन भी हो गया था। ठीक, इंटरेस्ट फ्री लोन का केस भी डिस्कस हो गया था। इंटरेस्ट फ्री लोन के केस के बाद वैल्यूएशन में ऑफ फ्री मोटर फूड, कार पढ़ाना चाहते हैं। फ्री फूड भी डिस्कस हो गया था। ठीक ना बेटा। यस, फ्री फूड भी आपके साथ डिस्कस हो गया था ना इन द परक्विजिट्स। यस सर, फ्री फूड हो गया था सर, वैल्यूएशन ऑफ ओके, मोटर कार स्टार्ट करना था। कार वाला तो थोड़ा बड़ा है, अभी छोटे छोटे वाले पहले ले लेते हैं फिर कार को लेंगे। तो गिफ्ट, इफ द गिफ्ट इज प्रोवाइडेड इन काइंड और वाउचर, किसी भी तरीके से ये गिफ्ट दी जा रही है अदर देन द कैश, अदर देन द कैश और कन्वर्टेबल टू द कैश, मतलब ड्राफ्ट, चेक, तो ये चीजें अगर दी जा रही हैं देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। बट अगर वो गिफ्ट के फॉर्म में दी जा रही है मींस इन द काइंड, तब गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। उसके साथ कंडीशन क्या है कि वो किसी सेरेमोनियल ओकेजन पे दी जाए। ठीक, जैसे मैरिज पर, एम्प्लॉय की, या उसके किसी खास फैमिली मेंबर की मैरिज पर, एनिवर्सरी पर, ऐसी ओकेजन्स पर दी जाए। या सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स पर दी जाए जैसे दिवाली, होली, ईद, इन पर दी जाए। तो वो गिफ्ट अप टू ₹5,000 इज एग्जेम्प्ट इन अ फुल ईयर। 5,000 तक की ऐसी गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, 5,000 रुपए तक की पूरे साल में। अगर 5,500 हो गया तो 5,000 एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, पूरा पूरा 5,500 टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब परक्विजिट वैल्यू बन जाएगा गिफ्ट के केस में। इन द केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड में जो अगर आपको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया, तो क्रेडिट कार्ड पर जो ले रहे हो, खर्च कर रहे हो, वो तो आपकी क्रेडिट क्रिएट हो रही है, उसके कोई इशू नहीं है। अगर उस क्रेडिट कार्ड को बनवाने में, करने में कुछ एक्सपेंसेस आते हैं और उस एक्सपेंसेस को एम्प्लॉयर ने बियर किया है, तो दैट शुड बी एडेड इन योर परक्विजिट वैल्यू। ठीक, अगर कोई एक्सपेंसेस नहीं आते हैं तो परक्विजिट वैल्यू नील। फ्री ऑफ चार्ज अगर आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो क्रेडिट तो बेटा आप ही की रहेगी क्योंकि आपके नाम पे जा रही है। उसको लेने में जो एक्सपेंसेस आए हैं क्रेडिट कार्ड को, वो एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर ने बियर किए हैं तो दैट शुड बी एडेड एज परक्विजिट वैल्यू इन योर सैलरी। कोई एनुअल फीस पड़ती हो उसकी, कोई मेंबरशिप फीस पड़ती हो, कुछ ऐसे अगर चार्जेस पड़ते हैं और ये चार्जेस आप पे नहीं कर रहे हैं, आपके उससे कट नहीं रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, उसको पेमेंट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएंगे। और परक्विजिट के केस में मैंने पहले ही बोला है, स्टार बना के रखिएगा। इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड
देन इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परक्विजिट वैल्यू। अगर इसमें से कुछ वो आपसे ले लेता है तो वो वैल्यू आपकी परक्विजिट वैल्यू से घट जाएगी। नाउ द क्लब एक्सपेंसेस। अब ये जो क्लब्स होते हैं, कोई हेल्थ क्लब है, कोई दूसरा क्लब है, कोई स्विमिंग पूल से रिलेटेड क्लब है, कोई दूसरे रिक्रिएशन क्लब्स हैं, इनकी मेंबरशिप अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दिला रहा है फ्री, तो अगर इक्वल टू ऑल सारे एम्प्लॉयज को दिलाई है उसने, तब तो एग्जेम्प्टेड है। अगर सारे एम्प्लॉयज को नहीं दिलाई है, कुछ को दिलाई है, तो उनके लिए वो परक्विजिट वैल्यू है। उसकी परक्विजिट वैल्यू निकाली जाएगी, व्हाट इज द मेंबरशिप फीस एंड व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन सच रिस्पॉन्स। उसने कितना खर्च किया, और ये किस तरीके के हो सकते हैं, किस किस तरीके के अगर क्लब्स हैं और उनमें सारे के सारे लोगों को कॉर्पोरेट मेंबरशिप मिल गई तो एग्जेम्प्ट होगा। देख लीजिए वो क्लब किससे जुड़े हों, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, या इस तरीके की सिमिलर फैसिलिटी के हों जो आपकी हेल्थ को केयर कर रहे हैं। और साथ में शर्त यह है कि पूरा का पूरा ऑफिस कॉर्पोरेट मेंबरशिप अगर है तो एग्जेम्प्ट है। अगर इन हेल्थ क्लब में या रिक्रिएशन इस तरीके के क्लब्स में, स्पोर्ट्स क्लब में भी मेंबरशिप कैसी है, मेंबरशिप पूरी कॉर्पोरेट नहीं है, स्पेसिफिक है कि कुछ एम्प्लॉयज को है, देन इट इज परक्विजिट वैल्यू, तब वो परक्विजिट वैल्यू बन जाएंगे। बाकी क्लब्स की मेंबरशिप परक्विजिट वैल्यू नहीं बनेगी अगर वो स्पोर्ट्स और हेल्थ से जुड़े नहीं है। और भी कई तरीके के क्लब होते हैं आप जानते हैं जो स्पोर्ट्स और हेल्थ से जुड़े नहीं है, उनकी मेंबरशिप परक्विजिट वैल्यू ही बनेगी। ठीक। अब यूज ऑफ द मूवेबल एसेट। ये जो मूवेबल एसेट्स हैं, ये अगर वो आपको यूज करने के लिए दे रहा है एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट, तब परक्विजिट वैल्यू 10% ऑफ सच मूवेबल एसेट की 10%। ठीक। जैसे आप रेंट फ्री हाउस के केस में देख रहे थे कि उसने फर्नीचर लगा के आपको दे दिया, तो वहां पे हम लोग 10% लगा रहे थे। उसी तरीके की बात है कि अगर उसने कोई मूवेबल एसेट आपको यूज करने के लिए दी हुई है और वो मूवेबल एसेट आपके लिए के, तो उसकी 10% की वैल्यू आपके लिए परक्विजिट वैल्यू है, डिडक्टेड बाय द अमाउंट रिकवर्ड। जो अमाउंट रिकवर्ड है वो हटाने के बाद। अब दूसरा देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, दैट इज द यूजिंग फैसिलिटी ऑफ मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट जो आपको यूज करने के लिए दी गई, उस पर 10% ऑफ द कॉस्ट इज चार्ज एज परक्विजिट वैल्यू। अगर वो मूवेबल एसेट्स आपको ट्रांसफर कर दी गई, आपके नाम कर दी गई, तो क्या परक्विजिट वैल्यू होगी और ये कैसे निकाली जाएगी, ये आपको देखना है। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पहली कैटेगरी। अगर ये जो ट्रांसफर्ड मूवेबल एसेट्स हैं ये कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस 50% depreciation on every completed year calculated on WDV method। ठीक है। तो अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको ट्रांसफ़र किए, तो आपको करना क्या है कि जो उसकी परचेज कॉस्ट थी आपके एम्प्लॉयर की, तो उसका होल्डिंग पीरियड कितना था, तो उसमें जितने कंप्लीटेड ईयर्स हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, कंप्लीटेड ईयर्स। तो वो जो जैसे डेप्रिसिएशन आप निकालते हैं कि अब 6 महीने हो गए तो डिवाइड बाई 6, 2, ये ना लगाइएगा इसमें। ओनली कंप्लीटेड ईयर्स की बात कर रहा है, तो ओनली कंप्लीटेड ईयर्स, जितने पूरे साल, साल के ऊपर अगर 2, 4, 6 महीने हो गए तो उनको छोड़ दीजिए। ठीक। कंप्लीटेड ईयर की बात कर रहा है, कंप्लीटेड ईयर्स ड्यूरिंग विच द एसेट इज पुट इनटू द यूज बाय एन एम्प्लॉयर, उतना डेप्रिशिएट कर दीजिए। यानी 100 रुपए की खरीदी गई थी, तो पहले साल में 50 रुपए बचे, वो 2 साल के बाद ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर 50 का 50% 25 रुपए की बची,
तो यानी वो 25 रुपए आपके लिए क्या माने जाएंगे, परक्विजिट वैल्यू, लेस द अमाउंट रिकवर्ड। ये परक्विजिट वैल्यू बनेगी इन द केस ऑफ द कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इन द केस ऑफ द मोटर कार, इन द केस ऑफ द मोटर कार, अगर वो आपको ट्रांसफर कर दे रहा है आपके नाम, द कॉस्ट ऑफ परचेज और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एम्प्लॉयर लेस 20% depreciation on every completed year calculated on WDV basis, less amount recovered। अगर ये चीज़ कार है जो आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, तो कार जो है वो जितने साल हो गए उतने साल से आप डेप्रिशिएट करोगे, WDV मेथड लगाओगे, और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो भी उसकी कॉस्ट निकल के आ रही होगी, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिट ट्रांसफर टू द एम्प्लॉई, मीन्स द परक्विजिट वैल्यू। और इसमें से अगर कोई अमाउंट रिकवर करता है, वो बोलता है कि यार 2000 5000 कुछ दे दो, तो वो आप लेस कर देंगे। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द परक्विजिट वैल्यू फॉर द मोटर कार इफ इज ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय। तीसरा है आपका अदर मूवेबल एसेट, यानी वो मूवेबल एसेट जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती हैं, जैसे ना वो कंप्यूटर ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और ना वो कार है। तो आपको क्या लगाना है, cost of asset acquired by the employer, depreciation at the rate 10% for each completed year calculated on straight line method basis। ठीक, कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। इतना आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा इन द केस ऑफ द मूवेबल एसेट ट्रांसफर्ड, कि 3 कैटेगरी इसमें बनती हैं, कंप्यूटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दूसरी कैटेगरी मोटर कार, और तीसरी कैटेगरी मूवेबल एसेट्स। तो ये मूवेबल एसेट्स का जो कैलकुलेशन है वो आप करेंगे 10% डेप्रिसिएशन ऑन ईच कंप्लीटेड ईयर कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। मतलब सीधे सीधे 10% हर साल आपको घटाते जाना है, उसका WDV नहीं लेना, रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक, इस पे कोई क्वेरी है बेटा इस पॉइंट पर? एनी क्वेरी? प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करिए, तो आज से ज़्यादा चीज़ें, आज परक्विजिट तो खत्म हो ही जाए एटलीस्ट। Yes, any query on this point, movable assets? No, sir. No। चलिए अगला लिख लीजिए आप। If the sweat equity is transferred, sweat equity समझते हैं ना आप लोग, कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फॉर द वर्क परफॉर्मेंस और फॉर हिज ग्रेटिफिकेशन कुछ शेयर अपनी कंपनी के ट्रांसफ़र कर दे। ठीक, तो आपको निकालना क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। नोट डाउन कर लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स विच आर ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय और इस फेयर मार्केट वैल्यू को आप परक्विजिट वैल्यू मानेंगे, लेस बाय द अमाउंट रिकवर्ड। मान लीजिए किसी का मार्केट में सेल 100 रुपए का चल रहा है, उसने बोला ऐसा है यार आप बहुत अच्छे मेरे एम्प्लॉय हो और आपकी वजह से बड़ा फायदा हुआ है, मैं आपको ये शेयर दे रहा हूँ, 20 रुपए दे देना भाई। ठीक, तो ये जो 20 रुपए रिकवर हुई ये आप घटा लेंगे। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, MRP नहीं है ये, वो उसका करंट मार्केट प्राइस नहीं है, इसका करंट आपकी FMV निकलेगी कि जो वो शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजेस्ट डेट जो होगी उसका प्राइस लिया जाएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑन ऑफ द डेट ऑन विच सच ट्रांसफर ऑफ द सर्टिफिकेट इज एक्सरसाइज्ड। ऐसा होता है ना बेटा कि कोई शेयर हो, उस पर हो सकता है 6 7 दिन 8 दिन कोई ट्रेडिंग ही ना हुई हो, होता है। जो आपके ब्लू चिप शेयर्स हैं उन्हीं में एक दिन में 100 बार ट्रेड हो जाए, कई सारे ऐसे शेयर्स हो सकते हैं कि जिन पे कोई ट्रेडिंग ही ना हुई हो।
या किसी अच्छे शेयर पे भी हो सकता है किसी दिन कोई ट्रेडिंग ही ना हुई हो। अगर आपने आज की डेट में ट्रांसफर किया है तो इससे प्रीसीडिंग जो नियर बाई डेट होगी उस डेट को जो मार्केट प्राइस होगा दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक, ट्रेडिंग हुई हो, आज की डेट का मार्केट प्राइस जो दिखता है वो नहीं, प्लीज नोट डाउन। हमें एफएमबी में क्या लेना है, जो रेट मुझे दिख रहा है अभी आज बोर्ड पे, अगर उस रेट पे ट्रेडिंग नहीं हुई है तो वो रेट नहीं लेना है। हमें कौन सा रेट लेना है कि जिस डेट पे एक्चुअल ट्रेडिंग हुई हो, भले वो ट्रेडिंग की डेट में मुझे जहां शेयर ट्रांसफर हुआ उससे 1 घंटे पहले की हो, 1 दिन पहले की हो, 2 दिन पहले की हो, 6 दिन पहले की हो। गेटिंग द पॉइंट? मीन्स रियल ट्रेडिंग की प्रीसीडिंग नियर बाई डेट आपको लेनी है फॉर द पर्पज ऑफ एफएमवी। उस डेट का जो प्राइस होगा उसको हम मानेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड, ये आपकी परक्विजिट वैल्यू बनेगी, लेस इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ क्लियरिटी हुई? कि कॉमर्स के पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं तो आपके वो ये पॉइंट सब अच्छे से क्लियर होने ही चाहिए, इसके लिए ये सारी बातें मैं बार बार आपसे पूछ ले रहा हूँ। चलिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया है। चलो जी, अब कार की बात कर लेते हैं कि अगर कार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को मिली हुई है, सबसे ज्यादा झगड़े कार के ऊपर हो रहे हैं। कार अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए मिली हुई है तो सो मेनी कंडीशंस आर देयर, कई सारी कंडीशन काम करेंगी। हर कंडीशन को आपको अलग अलग नोट कर लेना है। पहली बात तो ये बात है जो आपको हर जगह याद रखनी है कि क्या वो कार केवल ऑफिस के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात, क्या वो कार केवल पर्सनली इस्तेमाल हो रही है। तीसरी बात, क्या वो कार जो आपको फ्री ऑफ फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड की गई है वो मिक्स यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, मतलब ऑफिस के लिए भी और घर के लिए भी। पहला तो ये पॉइंट याद रखना है, हर जगह पे ये आपको साथ आएगा और आपको जगाएगा, हिलाएगा, परेशान करेगा। दूसरा क्या याद रखना है आपको, इस कार का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द कार। तीसरा क्या पॉइंट याद रखना है आपको कि ये खर्चे कौन बियर कर रहा है। कार चलती तो उसके साथ खर्चे होते हैं, पेट्रोल है, ड्राइवर है, मेंटेनेंस है, ये तीन तो खर्चे होते ही हैं। ये कौन बियर कर रहा है। कितनी बातें आपको याद रखनी है, कार के यूज का नेचर, कार की ओनरशिप और कार पर होने वाले एक्सपेंसेस, तीन चीजें आपको याद रखनी है। इन्हीं के कनेक्शन में अब सारी कंडीशंस बनेंगी आपके लिए। चलिए, सबसे पहली कंडीशन, इफ अ कार is owned or hired by the employer and provided to an employee, ये कार का मालिक ओनर है या ओनर ही किराए पे लाया है। ठीक, ओनर ही किराए पे लाया है, दे आपको कैसे रहा है, फ्री। ठीक भाई, दे रहा है फ्री, अच्छी बात है। अब ये तो एक बात हो गई कि मालिक कौन है। दूसरी बात क्या हो गई, कार इज फुल्ली यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, केवल ऑफिस के काम से इस्तेमाल होती है, आपके पर्सनल काम से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती है। देन परक्विजिट वैल्यू नील, आपको तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, ऑफिस के काम से इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आपको कोई लाभ उसका नहीं मिल रहा है देन द फुल्ली कार इज क्या हो जाएगी आपके लिए, परक्विजिट वैल्यू नील। अब अगर ये कार फुल्ली पर्सनल यूज में है, दूसरी कैटेगरी, इफ दिस कार इज फुल्ली इन पर्सनल यूज और एक्सपेंडिचर इसके कौन उठा रहा है, आपके
एक्सपेंडिचर कौन उठा रहा है आपके? एम्प्लॉयर। देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रनिंग एंड मेंटेनेंस, रेम्यूनरेशन टू द ड्राइवर। आपको बुक में कहीं किसी जगह पे चेफॉर लिखा मिलेगा, ड्राइवर याद रखिए तो आसानी रहेगी। तीसरी चीज इसमें जुड़ने वाली है आपके लिए परक्विजिट वैल्यू में, दो चीजें जुड़ गई। उसके मेंटेनेंस का पूरा खर्चा, वो पेट्रोल के रूप में हो, वो गाड़ी में कुछ पुर्जे बदलने के रूप में हो, ये सारा खर्चा, प्लस ड्राइवर को दिए जाने वाली सैलरी, प्लस 10% डेप्रीशिएशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, या अगर किराए पे ली गई है तो किराया, डेप्रीशिएशन और किराए में से कोई एक चीज। खर्चा तो एम्प्लॉयर कर रहा है अपनी जेब से, ड्राइवर को भी तनख्वाह अपनी जेब से दे रहा है, अगर वो किराया भी अपनी जेब से दे रहा है और आपको फ्री कार प्रोवाइड करा रहा है, तो ये तीनों चीजें जोड़ के आपकी परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी। आपकी सैलरी में ये तीनों आइटम जोड़ के कार की परक्विजिट वैल्यू के आगे लिख दिए जाएंगे। अगर किराए पे लाया है तो डेप्रिसिएशन का पॉइंट माइनस हो जाएगा और किराया ऐड हो जाएगा उस जगह पे। इज इट क्लियर? पहली कंडीशन के साथ बेटा यहाँ पर हर पॉइंट पे आप रिस्पॉन्स जरूर करिए, क्योंकि कई सारे कंडीशन और कई सारी बातें आ रही हैं। मुझे तो लगेगा मैं बता गया, अगर आपको समझ ही नहीं आया है तो हमारे 3-4 लोगों के होने का फायदा क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो एक तो हो गया कि कार का मालिक आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, और वो फुल्ली ऑफिस यूज में है तो नील, फुल्ली पर्सनल यूज में है तो आपको सारे खर्चे जोड़ देने, मेंटेनेंस एंड रनिंग चार्जेस, ड्राइवर सैलरी एंड द डेप्रिसिएशन और द हायर चार्जेस। इनमें ये तीनों आपके लिए परक्विजिट वैल्यू बन जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि अगर ये कार मिक्स यूज में है, अब आपके लिए झगड़े शुरू हो रहे हैं, अच्छे से टेबल इसकी बनाते जाइएगा या नोट्स बनाइएगा। अब अगर कार मिक्स यूज में है, मिक्स यूज का मतलब ऑफिस में भी इस्तेमाल हो रही है और घर में भी इस्तेमाल हो रही है, ये कार बड़ी मददगार होती है जो केवल ऑफिस में हो या केवल घर में हो, परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अगर मिक्स में है तो इफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर बियर बाय द एम्प्लॉयर। अब एक कंडीशन और आ गई कि अगर मिक्स्ड यूज में है और खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है पूरे, तब क्या होगा? तब देखिए आपको कार की दो कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। कार अप टू द 1.6 लीटर, इनको आगे से डिस्कशन में हम बोलेंगे स्मॉल कार, एंड कार्स एक्सीडिंग 1.6 लीटर्स, इनको हम आगे से बोलेंगे लार्ज कार। तो जो स्मॉल कार की कैटेगरी में कार्स हैं उन पे 1,800 रुपीज पर मंथ प्लस 900 रुपीज एज सैलरी ऑफ द ड्राइवर इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। और अगर यही लार्ज कार है तो 2,400 पर मंथ प्लस 900 एज सैलरी ऑफ ड्राइवर इफ गिवन बाय द एम्प्लॉयर। ये आपकी परक्विजिट वैल्यू बनेगी। बात क्लियर हुई? Yes, sir. ओके। अगला पॉइंट, अगर इस कार को रनिंग और मेंटेनेंस के खर्चे एम्प्लॉय खुद उठाता है, ठीक, अगर इस कार को रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद उठाता है, लेकिन कार किसकी है? आपको याद रखना है पहली शर्त से किससे हम लोग चल रहे थे, कार जो है वो एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय की नहीं है। कार एम्प्लॉय की है, खर्चे आप उठा रहे हैं और मिक्स यूज में है। तो अगर खर्चे आप उठा रहे हो और मिक्स यूज में है तो आपको करना क्या है, स्मॉल कार की कैटेगरी में 600 रुपये आपकी परक्विजिट वैल्यू है पर मंथ, एंड लार्ज कार के केस में 900 रुपीज पर मंथ। ड्राइवर अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया है तो 900 रुपये ड्राइवर की सैलरी।
इफ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। उसके साथ शर्त ये है, यार जिसकी कार है कभी कभी बोलता है यार ड्राइवर हम ही देंगे भाई, पता नहीं आप कैसी चलाओ, या आप बड़े अधिकारी हैं, आपके स्टेटस सिंबल के लिए ड्राइवर तो होना ही चाहिए आपके साथ, आप खुद क्यों चलाएंगे सर। अगर ऐसा कुछ भी करके टर्म्स कंडीशंस हैं, तो ड्राइवर अगर उनको फ्री मिल रहा है तो 900 रुपये, क्योंकि हमने क्या बोला, रनिंग एंड मेंटेनेंस नॉट ऑफ द ड्राइवर। क्लियर हो रही है बात? तो फिर से मैं एक दफ़े दोहरा देता हूँ, आप मिला लीजिए जहाँ जहाँ दिक्कत हो। पहली सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कहाँ से चले कि कार का मालिक आपका एम्प्लॉयर है या किराए पर लाया है। तो अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज़ की है तो परक्विजिट वैल्यू नील, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको लॉग बुक रखनी पड़ेगी, कहाँ से गई, कहाँ तक चली, कितना पेट्रोल भराया, ये सब रखना पड़ता है, तब परक्विजिट वैल्यू नील हो जाएगी। फुल्ली पर्सनल यूज़ में है तो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाने वाला पूरा खर्चा मेंटेनेंस का और रनिंग का, प्लस ड्राइवर की सैलरी, प्लस डेप्रिसिएशन, या किराए पे लाई गई है तो किराया, ये मिलके परक्विजिट वैल्यू बनेगा। अब अगर मिक्स्ड यूज़ में है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस के चार्जेस अगर एम्प्लॉयर बियर करता है और कार हमारी स्मॉल कैटेगरी में है, मतलब 1.6 लीटर तक या उससे नीचे, तो 1800 रुपीज़ पर मंथ। और अगर हमारी कार 1.6 लीटर से अबव है तो 2400 पर मंथ आपकी परक्विजिट वैल्यू बनेगी। और अगर ड्राइवर की सैलरी एम्प्लॉयर ने दी है तो 900 रुपये हर महीने की सैलरी अगेंस्ट में आपकी परक्विजिट वैल्यू में जोड़ दिए जाएंगे। पार्ट ऑफ मंथ को आप इग्नोर कर देंगे, मतलब 4 महीने और 10 दिन अगर कार चली तो 4 महीने का पीरियड आप लीजिए, पार्ट ऑफ मंथ को इग्नोर कर दीजिए। ठीक। अब ये रनिंग एंड मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉय बियर करता है, मालिक एम्प्लॉयर ही है, तो अगर स्मॉल कार है तो 600 रुपये पर मंथ, लार्ज कार है तो 900 रुपये पर मंथ, और अगर एम्प्लॉय ड्राइवर का खर्चा एम्प्लॉयर ने दिया है तो 900 पर मंथ और जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात होगी आपसे। अब इसी में एक बात और जोड़ लेते हैं, मालिकाना हक। अभी उसी पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि मालिकाना हक ओनर के पास है कार का, और वो किसी एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड करा देता है। होते ना ऐसे एम्प्लॉय कोई, उनके पास भाई उनके तो ऑफिस से उनको 3 कार मिली हुई है, 4 कार मिली हुई है, ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, मोर देन वन कार्स इज प्रोवाइडेड हैं, तो क्या होगा, अगर स्पेसिफिकली ये दिया नहीं है कि इनमें से कोई भी कार ऑफिशियल यूज़ की है और 3 या 4 कारें हैं, तो एक कार को आप मानेंगे मिक्स्ड यूज़ में, बाकी सारी कारों को आप मानेंगे पर्सनल यूज़ में। गेटिंग द पॉइंट? मान लीजिए किसी को 5 कारें मिली हैं, उसमें से स्पेसिफाई है कि ये वाली कार ऑफिशियल यूज़ की है, तो उसको आप हटा दीजिए, वो तो नील हो जाएगी। अब 4 बच रही हैं, इस 4 में एक मिक्स्ड यूज़ में जाएगी और 3 पर्सनल यूज़ में जाएंगी। Now this option is provided to the employee. He has right to select which one of car is should be treated as mixed use. ये उसको ऑप्शन होगा। कारण, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया है कि मिक्स यूज में जो अगर स्मॉल कार हैं तो उनका वैल्यूएशन कम है, लार्ज कार हैं तो इनका वैल्यूएशन बड़ा है, और ऊपर आपने वो भी देख लिया पर्सनल यूज में जा रही हैं तो क्या क्या है। तो वो अपना अपना ऑप्शन देख ले कि किस हिसाब से उसकी परक्विजिट वैल्यू कम बन सकती है, वो बता दे कि किसको मिक्स में रखें, किसी एक ही को तो रखना है। वो जो 1 ABCD में जिसको टिक कर देगा कि इसको मिक्स मान लो, उस हिसाब से अपना वो मिक्स बना के परक्विजिट वैल्यू दे सकता है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ बेटा? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नोट करते जाना बच्चा सारा, या अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो उससे मिलाते जाइएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा, क्वेरी आती जाए तो उसको पूछते जाइएगा, वरना बाद में दिक्कत होती है इनमें। अब दूसरी कैटेगरी पे हम आते हैं कि अब मालिक कौन है। अब मालिक है एम्प्लॉई।
पहले सारे केसेस हम लोगों ने कौन से डिस्कस किए कि कार का मालिक हमारा ओनर जो है वो एम्प्लॉयर है। अब केसेस हम लोग कौन से डिस्कस कर रहे हैं कि मालिक कार का कौन है, एम्प्लॉय। अगर ये एम्प्लॉय मालिक है और एम्प्लॉय सारे खर्चे बियर कर रहा है तो क्या परक्विजिट वैल्यू बनेगी? थोड़ी आपसे चर्चा करनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ी देर के बाद आप बोर हो जाएंगे ना सुनते सुनते। यस, if employee is the owner of car and employee is bearing total expenses of the car, then what should be the perquisite value for the employee? सर क्या स्मॉल employee के लिए इसमें कुछ सैलरी मानी जानी चाहिए? सर स्मॉल कार के लिए 600 पर मंथ और लार्ज के लिए 900 पर मंथ। अरे बेटा, मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कार का मालिक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय ही सारे खर्चे भी बियर कर रहा है। अब आप इस केस को जरा फील करके देखिए कि आप किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, आपकी ही कार है, आप ही सारे खर्चे उठा रहे हैं। जब आपकी सैलरी बने तो कहा जाए नहीं नहीं नहीं, इसकी हम परक्विजिट वैल्यू लगाएंगे, इसको हम आपकी सैलरी में मानेंगे। क्या आप उस संस्थान में काम करेंगी? नो नहीं सर। करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी कार है, मैं ही सारा खर्चा कर रहा हूँ और बाद में मेरी सैलरी में जोड़ दोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कार का टॉपिक कंफ्यूज करता है, पढ़ के आना चाहिए। परक्विजिट वैल्यू नील। एम्प्लॉय आपको कहाँ फोकस रखना है, किसकी गाड़ी है और कौन खर्चा कर रहा है। खर्चा मतलब एनी बेनिफिट ट्रांसफर टुवर्ड्स टू मी। मालिक का मतलब एनी बेनिफिट ट्रांसफर टुवर्ड्स टू मी। जब मालिक ही मैं हूं, खर्चा भी मैं ही कर रहा हूं, तो एम्प्लॉयर ने मुझे क्या दिया, कोई फैसिलिटी दी क्या? नहीं दी ना बेटा। मैं ही कार का मालिक, मैं ही सारा खर्चा कर रहा हूं। इज एनी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू मी? नो। तो जब कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड ही नहीं है तो परक्विजिट का चांस रेज ही नहीं होता। क्लियर? तो यस सर। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो पॉइंट आपने बोला, ये कब लागू होगा कि जब कार का मालिक ओनर हो और रनिंग और मेंटेनेंस एम्प्लॉय उठा रहा हो, तब ये 600 और 900 वाला नियम लगेगा। क्लियर? ये जो इससे पहले वाला केस था। यस। यस सर। अब कार का मालिक एम्प्लॉय हो रहा है और मैंने एक जुदा केस डिस्कस कर दिया कि जिससे आप लोग जाग जाएं, वरना उतनी देर से कार और मालिक कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा होगा। तो मैंने एक अजीब सा एग्जांपल देके आपको जगाया कि नहीं नहीं, सुनना पड़ेगा यार, कुछ भी आ जाता है कभी ऊंचा नीचा, सीधी रास्ता नहीं है। तो एम्प्लॉय मालिक है और खर्चा एम्प्लॉयर उठाए। आप देखिए, अब बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि अगर खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है तो कोई बेनिफिट मेरी वो ट्रांसफर हो रहा है ना। खर्चा भी मैं उठाऊं तो कोई बेनिफिट नहीं है। मेरी कार है और एम्प्लॉयर बोलता है भाई मैं आपको किराए पे ला के दूं या नहीं खरीदूं, इससे अच्छा आपके पास कार है, हाँ है, आप ऑफिस ले आया करिए, खर्चा मैं दे दूंगा। तो देन इट इज ए फैसिलिटी। इसका यस परक्विजिट सर। वैल्यू निकलेगा। तो इसका परक्विजिट वैल्यू कैसे निकलेगा कि इफ सच कार इज टोटली यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, कि उसने बोला कि आप ले आया करिए, भाई लाने जाने का मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में आप मिलने जाते हैं या ऑफिस की किसी ब्रांच को विजिट करने जाते हैं, उसका खर्चा मैं दे दूंगा। तो ये क्या हो गया, ऑफिशियल यूज। कार किसकी है? मैं बार बार जोर दे रहा हूँ ओनरशिप पे। कार किसकी है? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की। खर्चे कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर। केवल वो खर्चे उठा रहा है जो ऑफिशियल पर्पस के हैं। देन परक्विजिट वैल्यू नील। ऐसे ही लिखो बेटा जैसे बता रहे हैं हम। कार का मालिक एम्प्लॉय, expenses borne by the employer, but such car is totally used for official purposes, then the perquisite value nil, क्योंकि मेरी ओर तो कोई बेनिफिट आया ही नहीं। मेरी कार तो ऑफिस के काम से गई और ऑफिस के काम से लौट आई, तो आप मेरी सैलरी में कैसे जोड़ सकते हैं? कार भी मेरी है, मैंने तो डेप्रिशिएट भी नहीं की, किराए पे भी नहीं ली गई थी, तो उसका भी कोई बेनिफिट मेरी ओर ट्रांसफर नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? तो परक्विजिट वैल्यू नील। अगला केस देखिए, अगर एम्प्लॉय की कार है और पूरी की पूरी पर्सनल यूज में है और सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है, अब क्या होगा?
सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है। अब क्या होगा, अब खर्चा उठा रहा है तो मेरी और बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। तो वॉट एवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ सच कार प्लस द सैलरी ऑफ ड्राइवर इफ सच सैलरी इज गिवन, बस ये दो चीजें आएंगी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन या हायर चार्जेस नहीं आएगा, क्योंकि कार का मालिक तो मैं खुद ही हूँ। मेरी कार का डेप्रिसिएशन तो मैं ही बियर करूंगा ना, इसका मुझे बेनिफिट तो नहीं जोड़ा जा सकता मेरी सैलरी में। तो आप डिफरेंस मिलाते चलिए अच्छे से, थोड़ा मन लगाइएगा, बड़े अच्छे से समझ आएगा। एम्प्लॉय अगर मालिक है, एम्प्लॉयर अगर खर्चा उठा रहा है, तो वो सारा खर्चा जो एम्प्लॉयर उठा रहा है, अगर ड्राइवर की सैलरी दे रहा है तो वो भी, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, परक्विजिट वैल्यू। यहाँ पर डेप्रिसिएशन या किराए का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, डेप्रिसिएशन रेट 10% वट एवर, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर मैं खुद ही मालिक हूँ तो मेरे ऊपर ही डेप्रिसिएशन का वो लगा दोगे क्या यार, मेरी तो एसेट भी डेप्रिसिएट हो रही है और मेरे ऊपर ही सैलरी भी जोड़ दी जाए, तो ये थोड़ी हो सकता है। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है, इज देयर एनी बेनिफिट इज ट्रांसफर्ड? नो, नो ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये परक्विजिट वैल्यू नहीं बनेगी। परक्विजिट वैल्यू ओनली एंड ओनली द रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस बनेंगे। अगला केस देखिए कि एम्प्लॉय कार का मालिक है, खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है। यहीं पे आपको आंख में चश्मा लग जाना चाहिए। एम्प्लॉय मालिक है, खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, मतलब खर्चों का बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जागृत हो जाइए आप, हाँ इसकी परक्विजिट वैल्यू निकलेगी। अब ये कार मिक्स यूज की है, अब ये कार मिक्स यूज की है। अब बड़ी मजेदार बात होने वाली है अगर ये कार मिक्स यूज की है। बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, वरना बुरी तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर स्मॉल कैटेगरी की कार है, मतलब 1.6 लीटर तक या उससे कम की है, तो द टोटल अमाउंट रिम्बर्स्ड, यानी जितना रनिंग और मेंटेनेंस का आपको पैसा मिला उसमें से घटाना है। उस पैसे में से क्या घटाना है, 1800 पर मंथ इफ द कार इज स्मॉल और 900 पर मंथ फॉर द ड्राइवर। और ऐसे बनेगी परक्विजिट वैल्यू। पीछे वाले केस में क्या कर रहे थे हम, जब लोग एम्प्लॉयर मालिक था तो जोड़ रहे थे इस 18,000 और 900 को। यहाँ के केस में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि रनिंग और मेंटेनेंस चार्ज वो दे रहा है, वो तो परक्विजिट वैल्यू है। लेकिन अगर मिक्स यूज है तो इसमें से कुछ यूज तो ऑफिस के लिए हो रहा होगा ना, तो वो 1800 रुपये महीना घटाइए। अगर आपने ड्राइवर नहीं दिया और मैं चला रहा हूँ और ऑफिशियल यूज भी हो रहा है, तो 900 रुपये ड्राइवर के घटाइए, या अगर मैं ही ड्राइवर रखा हूँ तो 900 रुपये ड्राइवर के घटाइए। समझ रहे हैं ना आप बात, कितना बड़ा चेंज आ गया एम्प्लॉय के मालिक बनते ही। इसी में फर्दर दूसरा वाला केस भी डिस्कस कर लीजिए कि अगर एम्प्लॉय मालिक है, मिक्स यूज है और कार बड़ी कैटेगरी की है, मीन्स अबव 1.6 लीटर, देन द टोटल अमाउंट रिम्बर्स्ड, यानी जो भी पैसा रनिंग और मेंटेनेंस का एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया उसमें से घटेगा 2400 पर मंथ एंड 900 रुपीज फॉर ड्राइवर। तब बनेगी परक्विजिट वैल्यू। अब मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी नई तरीके की चीज़ें और बड़ा उतार चढ़ाव और लटके झटके आए होंगे। तो 1:04 है मेरी घड़ी में, 1:06 या 7 पे मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। 2 मिनट में आप इसको रिवाइज कर लीजिए और कोई भी क्वेरी आ रही हो तो आप पूछ लीजिए। सर एक बार वो वाला केस फिर से बता दीजिए जिसमें एम्प्लॉय ओन कर रहा है कार और एम्प्लॉयर एक्सपेंस कर रहा है और पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। ओके, एम्प्लॉय कार को ओन कर रहा है और एम्प्लॉयर सारे खर्चे दे रहा है। बस आपको आंख यहीं से खोल लेनी है कि हाँ भाई, खर्चे का तो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। और कार पूरी की पूरी पर्सनल यूज में है, मेरी कार, मैं मालिक, इसका खर्चा कोई और दे और मैं इस्तेमाल करूं, तो ये तो मेरे और बेनिफिट आ रहा है ना खर्चों का। तो अब आपको करना क्या है, द टोटल अमाउंट रिम्बर्स्ड
जो ये टोटल अमाउंट रिम्बर्स हुआ, ये सारा का सारा आपके लिए परक्विजिट वैल्यू है। ठीक। अब अगर इस खर्चों में ड्राइवर शामिल है तो ड्राइवर की सैलरी भी आपके लिए परक्विजिट वैल्यू ही बनेगी, क्योंकि तो टोटल आपके पर्सनल उसमें जा रही है। ठीक। मिक्स जहां पे आएगा वहां पे घटेगा। एम्प्लॉय के केस में ध्यान रखिए, जहां पे मिक्स वैल्यू आएगी वहां पे घटेगा। लेकिन जहां पे मिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, टोटल पर्सनल यूज है, तो सारा का सारा खर्चा आपके ऊपर बेनिफिट की तरह आ रहा है। तो ये सारा का सारा खर्चा आपके लिए परक्विजिट वैल्यू है। अगर इसका ड्राइवर दिया है उन्होंने, तो ड्राइवर का पैसा भी परक्विजिट वैल्यू है, क्योंकि वो टोटल टोटल आपकी तरफ आ रहा है, उसका तो कोई मिक्स यूज है ही नहीं। मिक्स यूज के केस में 900 वाला फंडा लगता है। यस, एनी अदर थिंग यू हैव टू? नो अब सर, पूरा फिर क्लियर हो रिवाइज गया। कर लो बेटा, 2 मिनट में आराम से सारा फिर पूछो। सर अगर एम्प्लॉय ओन कर रहा है कार, तो फिर उसका जो डिप्रिशिएशन होगा कार का, वो भी एम्प्लॉय पे करेगा ना? बस रनिंग एंड नहीं बेटा, मेंटेनेंस चार्जेस ही एम्प्लॉयर देगा ना? नहीं नहीं नहीं, रनिंग एंड मेंटेनेंस डेप्रिशिएशन तो बेटा एसेट्स के साथ कनेक्ट है, और एसेट का जो मालिक है वो तो डेप्रिशिएशन उसी के साथ रहने वाला है ना। तो आप जब भी इम्प्लॉय मालिक है तो डेप्रिशिएशन को एकदम भूल जाइए, वो कहीं आएगा ही नहीं पिक्चर में। भाई मेरी चीज है, आप इस्तेमाल करने के लिए ले जाएंगे अगर, तो उसमें तो कुछ गिरावट हो रही है ना, ड्यू टू द यूज और ड्यू टू द इफ्लेक्शन ऑफ द टाइम, उसी को हम लोग डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो हमारी जो ये एसेट डेटोरेट हो गई जिस वैल्यू से, वो वैल्यू का भी तो हम ये माने कि आपको बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, तब तो उस केस में तो हम लोग उसको जोड़ेंगे परक्विजिट वैल्यू में। मेरी चीज है और मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यार मेरी एसेट का डेप्रिसिएशन तो मेरी ओर डायरेक्टली आ जाएगा ना। उसके लिए एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से क्या मतलब है? अच्छा आप एक बात मुझे बताइए, आपके पास कार है अगर, और आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आपके उसके बीच में कैसे टर्म्स तय होंगे कि भाई मैं आपको कार नहीं दे सकता, आपके पास है, आप बड़े अच्छे एम्प्लॉय हमारे, आप ऐसा करिए, इस कार को आप ले आया करिए और यूज करिए, इसका खर्चा मैं बियर कर लूंगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं, इसका डेप्रिसिएशन भी मुझे दे दो। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर्सनल इशू है जो एसेट की ओनरशिप के साथ अटैच होता है। ओनरशिप एम्प्लॉय के पास है, तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एम्प्लॉय की ओर अटैच है, उसका कहीं यहाँ पे जिक्र ही नहीं आएगा परक्विजिट वैल्यू में। वो तो पर्सनल उसका हो गया ना एक्सपेंस, तो एम्प्लॉयर उसको बियर नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर तो यही करेगा ना कि आप लाइए चलाइए, पेट्रोल मेरी तरफ से, अगर टूटती फूटती बिगड़ती है सर्विसिंग मेरी तरफ से, ड्राइवर मेरी तरफ से, यही सब तो हो सकता है रनिंग एंड मेंटेनेंस। क्लियर? यस सर। चलिए, और कोई पॉइंट? नो सर, क्लियर हो गया। सारी बात आपको फोकस कहाँ करनी है? व्हाट इज द कंपोनेंट्स विच आर ट्रांसफर्ड एज बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी। कि अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो इसमें क्या क्या वो कंपोनेंट हैं जो बेनिफिट की तरह तरह मेरी ओर आ रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय की ओर। तो एक तो खर्चे हो सकते हैं बेटा, या आपके पास कार ही नहीं है, आप फ्री की किसी की कार इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको डेप्रिसिएशन का लॉस करा रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आप अगर खरीदते हैं तो आपकी कार की वैल्यू डिटेरोट होती कि नहीं होती? होती। तो ये डेप्रिसिएशन भी तो आप उसका इंजॉय कर रहे हैं। तो आप अगर उसका डेप्रिसिएशन इंजॉय कर रहे हैं उस एसेट का,
तो वो आपके लिए एज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी। या अगर आपका एम्प्लॉयर किराए पे लाया है तो किराया जोड़ दिया जाएगा। नाउ आई थिंक काफी कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। आप कुछ क्वेरी बच रही है तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी रुकूंगा मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। या अगर अभी कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई क्वेरी नहीं आ रही है, तो आप कल पूछ लीजिएगा, आराम से इसको घर पे देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं उनको करिए, छोड़िए ओड़िए मत कतई, क्योंकि आज भी एक दो नए क्वेश्चन मैं डालने वाला हूं और इनको आप लगाते चलेंगे तभी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, जब मुझसे कोई बच्चा सामने से बोलेगा सर मैंने लगाया, ये मेरा आंसर है। अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे तो हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे। अब ये आपकी किस्मत और भाग्य कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता, दैट इज अप टू यू। कि वहां पर वो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, पूरा थ्योरेटिकल आ जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम है अच्छे से अच्छी तैयारी करवा देना। चलिए, अब आपके परक्विजिट्स में केवल एक परक्विजिट बच रहा है। मेरे हिसाब से वो और डिस्कस हो जाए तो आपका परक्विजिट का पार्ट सैलरी में खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंड और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की ओर चल सकेंगे। तो टारगेट हमारा ये होगा कि इस वीकेंड तक सैलरी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो जाए। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। अब मेडिकल कई जगह पे बेटा आया है तो कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे मेडिकल अलाउंस की तरह आया है वहाँ पे अलाउंस की तरह ट्रीट होगा, और जहाँ पर ये परक्विजिट की तरह आया है परक्विजिट की तरह ट्रीट होगा। मतलब आपने फ्री में इलाज करवाया। अगर ऐसी फैसिलिटी आपको मिल रही है तो अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या होने वाला है। जल्दी से देखते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एंड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। सर अगर पेज वो नंबर हॉस्पिटल बता दीजिए। अगर वो हॉस्पिटल आपके पास ये बुक है बेटा? यस सर। पेज 90। वैल्यू ऑफ ये जो ट्रीटमेंट है, अगर ये पहले तो दो कैटेगरी में बटेगा, वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो पहले हम लोग इंडिया के अंदर के ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। इंडिया के अंदर में अगर किसी ऐसे अस्पताल में एम्प्लॉय ने ट्रीटमेंट कराया कि जिसका मालिक एम्प्लॉयर खुद है, देन द perquisite value should be considered as nil, fully exempt। ठीक। अगला केस, अगर एम्प्लॉय ने इलाज कराया और उस पैसे का पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया, और वो अस्पताल जिस अस्पताल में ये इलाज हुए वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं और लोकल अथॉरिटी इनसे अप्रूव्ड हैं, ठीक, या इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड हैं, उनके यहाँ नोटिफाइड हैं, तो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट इससे होने वाला खर्चा। ठीक है। बाकी केस में इंटरनल ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट नहीं है अगर उसका एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है। ठीक। अब आप इनसे उन स्कीम्स को मत जोड़ दीजिएगा कि वो जो सेंट्रल में काम करते हैं और उनका जो है वो सारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इलाज कराती है, वो किसी भी अस्पताल में जाके भर्ती हो जाते हैं तो फ्री हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस स्कीम्स लिंक्ड है उनके साथ में, तो उनका खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनीज की ओर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ किस खर्चे की बात हो रही है कि एम्प्लॉय इलाज कराए या उसके फैमिली के मेंबर्स इलाज कराएं और एम्प्लॉयर उनका पेमेंट करे। ठीक। तो विद इन इंडिया अगर ये ट्रीटमेंट हुआ है तो आपके साथ कंडीशन डिस्कस हो गई कि अगर अस्पताल का मालिक एम्प्लॉयर खुद है तो नील, या वो अस्पताल लोकल अथॉरिटी से गवर्नमेंट से इनसे अप्रूव्ड हैं, या वो नोटिफाइड हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के उसमें, तो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज ऑल कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल आर नॉट एग्जेम्प्टेड इफ रिम्बर्स्ड और पेड बाय द एम्प्लॉयर। क्योंकि अब आपका असेसमेंट ईयर 20-21 आ गया है, पहले एक 15,000 की छूट और थी वो 19-20 से खत्म हो गई है। चलिए, अब हम लोग दूसरे केसेस देख लेते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुए। तो अगर ये ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुए हैं तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की
एम्प्लॉय की फैमिली की ट्रीटमेंट है, और वो फैमिली भी जो इनकी कैटेगरी में आती है, स्पेसिफाइड है कि किसको किसको फैमिली माना जाएगा, ठीक, वो एग्जेम्प्ट होंगे कंडीशन टू अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। क्योंकि आप जानते हो जहाँ विदेश का मामला आ जाता है तो वहाँ आपके लिए फॉरेन करेंसी आ जाती है, और फॉरेन करेंसी का मतलब आरबीआई की परमिशन। तो कंडीशन टू बी दी अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, पहला। साथ ही साथ दूसरी बात बोलता है कि ये किसको एग्जेम्प्ट होगा, आगे कंडीशन बताता है कि आप जा सकते हो, साथ में आपका एक अटेंडेंट भी जा सकता है, इसके रहने रहने के खर्चे भी और आपका ट्रीटमेंट भी, ये सब हो जाएगा, ठीक है। पर साथ में दिक्कत बोलता है क्या है कि आपका कहाँ तक होगा ये। वो बोलता है कि एक तो आरबीआई के अप्रूवल की बात है, और दूसरी बात है कि आपकी जो जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम, ये 2 लाख से ज्यादा ना हो। ये जो आपका साथ में आदमी गया हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रेवल ऑफ द पेशेंट एंड द अटेंडेंट, आप और जो आपके साथ में कोई एक व्यक्ति गया हुआ है, इनका एक्सपेंस जो कि ट्रेवल पे हुआ, अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, ट्रेवल पे हुआ, आने जाने का किराया भाड़ा, ये जो है ये तभी एग्जेम्प्ट होगा जब उस पर्सन की जो कि मेडिकल के एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहा है, उसकी जीटीआई 2 लाख रुपए से कम हो। जीटीआई बोल रहा है मतलब डिडक्शन अलाउ करने के पहले, 80C और 80 वाले डिडक्शन अलाउ करने के पहले, दैट इज कॉल्ड द जीटीआई। वो 2 लाख से कम हो तब ट्रेवल के जो एक्सपेंसेस हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। पहली कि अप्रूवल ऑफ द आरबीआई सबसे बड़ी है, आरबीआई अपने हिसाब से देखेगा कि कौन सी डिजीज है, क्या है, किस कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, उनकी अपनी एक चेकलिस्ट होगी, उसके हिसाब से टिक करेगा इनको इतने तक का एग्जामेशन मिल सकता है, किस सैलरी रेंज में है, वो एक पूरा बना हुआ टेबल है, उसके हिसाब से एग्जामेशन अलाउ कर देगा, इतना एग्जामेशन अलाउ हो सकता है। पर इस एग्जामेशन में ट्रेवल का एक्सपेंस, फिर से दोहरा रहा हूं मैं, ट्रेवल का एक्सपेंस आपका और आपके अटेंडेंट का, वो अलाउ नहीं होगा अगर आपकी जीटीआई 2 लाख रुपए से ज्यादा है। भले आरबीआई की तरफ से अप्रूवल लिमिट 3 लाख हो और 2 लाख, और आपके टिकट पे खर्चे हो रहे हो 80,000, तो आप बोलोगे मेरे तो 280 हो रहे हैं, आरबीआई ने मुझे तो 3 लाख की परमिशन दी हुई है। लेकिन अगर आपकी जीटीआई 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ये 80,000 का एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगा, वो आपके लिए परक्विजिट वैल्यू बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस। ओके। तो आई थिंक द टोटल परक्विजिट्स आर डिस्कस्ड, काफी जो हैं वो सारे डिस्कस हो गए हैं। कोई छूटा हुआ है आपका परक्विजिट तो सॉरी, कोई भी क्वेरी आपके पास अगर बन रही है अभी रिगार्डिंग टुडे सेशन, तो उसको आप फटाक से पूछ लीजिए मुझसे, फिर आगे की 1 मिनट की बात आपसे हो। इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? नो सर। ओके, तो देन इन द कमिंग सेशन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फंड्स। फंड को डिस्कस करेंगे हम लोग, और फंड को डिस्कस करने के बाद अगर हमारे पास समय बचता है कल की क्लास में, तो फिर हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट को डिस्कस करेंगे। आप लोग बेटा पढ़ के आओ, और जैसे ये किताब साथ में रख रही हैं ये बहुत अच्छी बात है, तो काफ़ी आसानी होगी चीज़ों को चलने में, और उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए, बहुत बड़ा एरिया अभी बाकी है, और इसको अगर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा के भाग जाऊँ तो कोई मेरे लिए कठिन काम नहीं है, दिक्कत आप ही के लिए बनी रहेगी। ठीक, तो जितने भी 2 4 5 6 लोग आ रहे हो, कम से कम वो तो अच्छे हो जाओ, उनके सहारे जिसको अच्छा होना होगा वो हो जाएंगे। तो आप फंड्स को देख के आएंगे, साथ ही साथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स को देख के आएंगे। तो मेरा टारगेट है ये कि शुक्र शनिचर में ये दोनों पार्ट हमारे कवर हो जाएं, और टाइम बचता है तो जो क्वेश्चन हम लोग डाल रहे हैं वो डिस्कस हो जाए।
और उसमें अपेक्षा आपसे ये कि आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, आप शुरुआत करें, मैं आपको पुश करूंगा। ठीक, चलिए, ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होती है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।